सुंदरपुरा नाम के छोटे से गांव में मदन उसकी पत्नी सीता और 15 बरसीय बेटे राजू के साथ रहता था। मदन का थोड़ा उम्र हो गया था, जिसके कारण उसे कोई आसानी से काम नहीं देता था। देख मदनवा, यहाँ तुझे कोई काम नहीं मिलेगा। बेहतर होगा तू कहीं और काम ढूंढ ले। सीता, आज भी मुझे काम नहीं मिला। बहुत कोशिश की मैंने, पर किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। मैंने तो बोला था आपको कि हीरालाल ठाकुर के वहाँ चले जाओ। सुना है उनके खेत में काम करने के लिए लोगों की जरूरत है। गया था वहां पर भी, उधर सब लोग बोल रहे थे कि मदन, तुम्हारे शरीर में पहले जैसा ताकत नहीं रहा, उम्र हो गया है तुम्हारा। आज तो जैसे तैसे करके गुजारा कर लिया, पर आगे क्या करेंगे? सोचा है कुछ आपने? भगवान जाने सीता, अब तो बस उन पर ही भरोसा है। पिताजी, मैं भी काम करूंगा, आपकी मदद हो जाएगी और घर में पैसे का दिक्कत खत्म हो जाएगा। अभी तो तेरी पढ़ाई की उम्र है बेटा, तू बस मन लगाकर पढ़ाई कर, नहीं तो तुझे भी अपनी बाप के जैसे गरीबी का शिकार होना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही फिर से मदन एक उम्मीद लेकर काम की तलाश में निकल गया। आज जैसे भी करके काम ढूंढ कर आऊंगा। सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए। घर में भूख से बीवी बच्चे का बहुत बुरा हाल है। कितने दिन हो गए हैं, उन लोगों ने पेट भर नहीं खाया है। मदन, अब तुमसे क्या काम होगा? बुढ़े शरीर में इतनी मजबूती कहां? कुछ तो काम दे दीजिए, इस गरीब आदमी पर दया कीजिए। अच्छा ठीक है, मेरे बगीचे में पानी देना पड़ेगा, जैसे एक भी पेड़ मुरझानी नहीं चाहिए, और सुबह से शाम तक यहाँ का घास साफ करना पड़ेगा। उसके लिए मैं तुम्हें एक दिन के 10 रुपये दूंगा। बोलो, मंजूर है तो? भूख मिटाने के लिए मैं कोई भी काम करूंगा सेठ जी। ठीक है, अभी से काम पर लग जाओ। फिर मदन बगीचे के काम करने में लग जाता है। उस दिन घर लौटने के वक्त मदन के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। एक उम्मीद था कि अब उसके परिवार को और भूखा रहना नहीं पड़ेगा। सीता मदन की सुकून भरा चेहरे को देखकर समझ जाती है कि मदन को काम मिल गया है। क्या हुआ जी, काम मिल गया क्या? अरे हाँ सीता, इतना ढूंढने के बाद सेठ धनीराम के बाग में काम मिला है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। पिताजी, आज तो भरपेट खाना खाएंगे ना? सुबह होते ही मदन काम के लिए निकल जाता है। मदन देखता है कि कोई और आदमी उसके जगह पर बगीचे में काम कर रहा है। अरे ये कौन काम कर रहा है मेरी जगह? ओ भाई, कौन हो तुम? क्या काम है? मेरा नाम मदन है। सेठ जी ने मुझे यहाँ काम पर रखा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। पर सेठ जी ने तो मुझे काम पर रखा है, जहाँ पर मैं सुबह का काम कर रहा हूँ। ऐसा कैसे कर सकते हैं सेठ जी? फिर वहां पर उधर के सेठ आते हैं। अरे मदन, सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सेठ जी, आपने ही तो कल मुझे बगीचे की काम के लिए रखा था और सुबह आने को बोला था। पर अब मैंने किसी और को काम पर रख लिया है, तो तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ऐसा मत करो सेठ जी, बहुत दिनों बाद मैंने अपने परिवार की आंखों में एक उम्मीद देखी है। आप उस उम्मीद को मत छीनो सेठ जी। देखो मदन, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उस आदमी को काम पर रख लिया है और उसकी बीवी मेरे बीवी की पहचान की है।
इसलिए मैं उसको काम से नहीं निकाल सकता। ठीक है सेठ जी, पर कल मैंने जो काम किया था कम से कम उसका पैसा मुझे दे दो। कितना काम कर लिया था तूने जो उसका पैसा तू मांग रहा है? जो तूने काम किया था ना, वो कुछ ना करने की बराबर है। ऐसा मत करो सेठ जी, मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। इस गरीब से उसका निवाला मत छीनो। अरे जा तू यहां से, तेरी कोई जरूरत नहीं है यहां पर। इतना सब कुछ मदन को सुनाकर सेठ घर के अंदर चला जाता है। मदन भाई, माफ करना, मेरी भी मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, समझता हूं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सारा दोष मेरी किस्मत का है। फिर मदन निराश होकर घर आ जाता है। मदन को इतनी जल्दी वापस घर आए देखकर सीता समझ गई कि कुछ भी ठीक नहीं है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? आप तो शाम को आने वाले थे ना? अरे क्या बताऊं, सीता सेठ जी ने मुझे काम पर रखा था कल, पर आज कोई और आदमी काम कर रहा था मेरी जगह पर। मैंने उनको बोला कि मेरे को काम पर रखकर आप किसी और को फिर से कैसे काम दे सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि वह आदमी उनकी पहचान का है, तो इसलिए उसको काम पर रख लिया। सेठ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे हाथ में कुछ नहीं है सीता, क्योंकि हम गरीब हैं और वह अमीर है। हाँ, ये बात तो है, पर ऐसे खाली भी तो नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा परिवार भूख से मर जाएगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मदन लंबी सांस लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। कुछ दूर चलता है कि मदन देखता है कि एक आदमी पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठा था। थोड़ा पास जाकर देखता है कि वह आदमी उसका दोस्त रामलाल था। अरे रामलाल, तू ऐसे क्यों बैठा है यहाँ? क्या बताऊं भाई, इस जिंदगी से ही मन भर गया है। क्यों रे, ऐसा क्यों बोल रहा है तू? क्या हुआ? वही हुआ जो तेरे साथ भी हुआ। मतलब? मुझे भी सेठ ने काम से निकाल दिया। तुझे भी? पर क्यों? कह रहे थे कि तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तेरी जगह किसी और को रख लिया है। हाँ, तेरी जगह किसी अपने को ही रख लिया होगा काम पर। मेरे साथ भी तो ऐसा ही किया था। साले बड़े लोग अपनी मनमर्जियां करते रहते हैं, हम गरीबों की हालत नहीं समझते हैं। तो अब क्या करेगा? कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि जंगल से लकड़ियां काट लाऊं, 2 पैसे मिलेंगे, उसी से ही गुजारा हो जाएगा। तो फिर मेरे साथ चल, मैं भी लकड़ियां काटने जा रहा हूं। 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा हौसला बना रहेगा। हाँ भाई, साथ चलेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। मदन और रामलाल दोनों जंगल के तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में दोनों ने एक दूसरे से सुख दुख की बातें की। मदन, तेरा बेटा राजू कैसा है? वैसे तो ठीक ही है, पर पेट खाली हो तो थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। मेरे छोटे चिंकू ने भी कुछ नहीं खाया है कल से, पूछ रहा था पापा रोटी कब मिलेगी। बच्चों की हालत के आगे हम गरीब बेबस हो जाते हैं। हाँ भाई, सही कह रहा है, खुद का हालत जैसा भी हो, पर बच्चों का हालत देखा नहीं जाता। इसी सुनसान जंगल के रास्ते पर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अरे रामलाल, और कितने दूर चलेंगे? और कुछ ही दूर में बहुत सारे बबूल के पेड़ लगे हैं, उधर से लकड़ियां काट लेंगे। ठीक है, जल्दी चलते हैं, शाम होने से पहले घर वापस भी आना है। दोनों एक आशा की किरण लेकर आगे बढ़ ही रहे थे कि एक साधु बाबा पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठे दिखे। उनकी आंखों में एक अलग सी रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और बोला, रुको बेटा, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो इस सुनसान जंगल में? बाबा, हम तो लकड़ियां काटने जा रहे थे। तुम दोनों बहुत दुखी लग रहे हो, पर यहाँ जंगल में घूमना अच्छा नहीं है। ये जंगल बहुत रहस्यमयी चीजों से भरी हुई है।
पर बाबा, भूख के आगे कोई डर नहीं। बच्चों का भूख से रोना देखकर हमारा दिल भी पत्थर हो जाता है। घर में खाने के